मतलब भीमसेन इज ए वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर, फोकस्ड। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। ताकत की कमी नहीं है, लेकिन डर भी नहीं है कहीं। डर भी नहीं, डरने को भी तैयार नहीं हो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साहसी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। जैसे किसी का खून पी जाना, मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा, मैं तेरे खून से नहा लूंगा, चेहरा धो लूंगा, मैं द्रौपदी के बाल तेरे खून से धो दूंगा। ये जो एक मतलब बोलते ना, एक राक्षसी प्रवृत्ति टाइप का जो डिस्कशन अगर किसी के बारे में किया जाएगा तो आप जनरली उसको भीम के साथ ही एसोसिएट करेंगे। हिडिंब का वध भीमसेन करते हैं, बकासुर का वध भीमसेन करते हैं, कीचक का वध भीमसेन करते हैं, किमी राक्षस का वध भीमसेन करते हैं। मैं महाभारत पर आधारित टीवी शोज और ये देखा है कि अभी तक कोई भी टीवी शो में ना ये लोग एक ढंग का भीम ला पाए हैं ना ढंग का अर्जुन ला पाए हैं, जो कि उन दोनों के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। ऐसे किरदार को अभी तक कोई लोग खोज ही नहीं पाए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम वैल्यू एडिशन पे माइथोलॉजी के टॉपिक्स पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की चर्चाएं कभी लेके आते हैं। कभी हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, कभी हम इवेंट एनालिसिस करते हैं, कभी उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो इवेंट्स महाभारत में दिए हैं क्या उसको हम क्वेश्चन कर सके। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक कैरेक्टर एनालिसिस की कोशिश हमने की गई है। और ये कैरेक्टर एनालिसिस एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में है जो है तो बहुत पावरफुल, जिसने काम भी बहुत बड़े बड़े किए महाभारत में, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और बहुत सारे लोग इनको बाहुबल के लिए तो बहुत एक्सपर्ट मानते हैं, लेकिन शायद बुद्धि बल में इनको कमजोर मानते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जिनका नाम है भीमसेन, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस माइथोलॉजी डिकोडेड सीरीज में। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड को डिस्कस करने के लिए फिर से एक बार हम सवाल पूछने वाले विवेक दत्त मिश्रा सर को। और दोस्तों, यहां पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भीमसेन से के जिंदगी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको सही तरह से कवर किए जाए, और कुछ ऐसी चीजें जो शायद इंफॉर्मेशन में जनरली हम मिस कर जाते हैं उसको दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते डिस्कशन की तरफ जो हमने विवेक दत्त मिश्रा के साथ किया। विवेक सर, फिर से एक बार हम आपको परेशान करने के लिए वैल्यू एडिशन में आपको ले आए हैं। यू आर वेलकम सर, और हमको पता है कि आप बहुत खुशी खुशी हमारे इन सारे सवालों का जवाब देते हैं, और इसीलिए सर आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए हम जो टॉपिक लाए एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर है जिसको मैक्सिमम जनता का जो एक ओपिनियन है वो ऐसा है कि उनके पास बाहुबल की कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद बुद्धि बल में कहीं ना कहीं कम रह जाता है, और इसीलिए महाभारत में उनके कैरेक्टर के साथ वो जस्टिस नहीं हुआ है जो होना चाहिए। सर, मैं बात कर रहा हूं भीमसेन की कैरेक्टर की। सर, भीमसेन के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे उनके बेसिक चीज के बारे में पूछना चाहूंगा। पहली चीज तो ये सर कि ये माना जाता है कि भीमसेन से ताकतवर बाहुबल में पूरे महाभारत में कोई नहीं था। तो सर, एक बोला जाता है कि उनको एक वरदान मिला था जहां पर उनको कुछ जूस टाइप का ऐसा पिलाया गया था, कुछ अमृत टाइप का कुछ पिलाया गया था। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट वर्ड, बट उनको कुछ ऐसा पिलाया गया था जिनसे उनके अंदर 90 हाथियों की ताकत आ गई थी। तो सर, उस किस्से को थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, ताकि भीमसेन की जो मूल ताकत है बाहुबल, उससे हम डिस्कस करेंगे। और सर, फिर उसके बाद मैं एक लड़ी लगाऊंगा सर आपके सामने सवाल होगी, और मुझे पूरा भरोसा है सर आप बहुत बढ़िया इसके ऊपर आंसर देंगे। भीमसेन महाभारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। मतलब उनको सिर्फ एक नहीं, मतलब वो अब अगर ऐसे देखें, अगर आज के कहानी के हिसाब से देखें, और मतलब महाभारत की कहानी नहीं, जनरल कहानी, तो जो विलन को मारता है वो हीरो होता है। उस हिसाब से भीमसेन महाभारत के मुख्य हीरो है। सारे 100 के 100 कौरव को उन्होंने मार दिया था, उनके द्वारा मारे गए। लेकिन केवल कौरव नहीं, मतलब भीमसेन आज के डेट में आप अगर बोले तो सही में वो अंडररेटेड और डिस्टॉर्टेड कैरेक्टर हो गए हैं। ओके। तो भीमसेन के परिचय को आप ऐसे लीजिए कि गीता के पहले अध्याय में जहां इंट्रोडक्शन होता है, यहां से शुरुआत होती है गीता की, कि जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने आ जाती हैं, तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि हे गुरुवर, दोनों सेनाओं को गौर से देखिए। एक और हमारी सेना है जिसमें पितामह भीष्म, आप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे अनेक बड़े बड़े महारथी हैं, और आप लोगों के चलते हमारी सेना बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है।
जिसमें भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा सभी हैं। दूसरी ओर पांडवों की सेना है जो भीमसेन द्वारा संरक्षित होकर भी संरक्षित नहीं है। ओके। अब वो अपनी बड़ाई कर सकते हैं, लेकिन जहां कौरव सेना में दुर्योधन को इतने बड़े बड़े योद्धा दिख रहे हैं, पांडव सेना से सिर्फ भीमसेन का नाम ले रहा है। वो अर्जुन का भी नाम ले रहा है, वो किसी का भी नाम नहीं ले रहा है, वो सिर्फ भीमसेन का नाम ले रहा है कि वो अकेला एक योद्धा वहां पर है जो खड़ा है और वो सेना का संरक्षक है। ओके। क्योंकि अगर आप बाहर से लड़ने वालों पर लें ठीक है, और अर्जुन बिना शक महाभारत के महानायक हैं। मैंने महाभारत महानायक में इसलिए उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का हर पात्र ही अपने आप में एक नायक बन सकता है। राइट। तो इसलिए मेगा स्टार की जरूरत होती है। जब सुपरस्टार वर्ड ओवर यूज हो जाता है तो मेगा स्टार पर हम लोग चले जाते हैं। तो वो महाभारत के मेगा स्टार है बिना शक के। लेकिन अगर उनको भी कभी सुरक्षा की जरूरत महसूस होगी तो भीमसेन के पास ही जाएंगे। भीमसेन एक तरफ अपने परिवार के संरक्षक हैं, हाँ वो खाते ज्यादा हैं, लेकिन अगर जो आजकल का टर्म है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनसे ज्यादा ROI भी पूरे महाभारत में कभी कोई नहीं देता है। ओके। वो जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा करते हैं, जैसे वो काम करते हैं, वो बिल्कुल अनपैरेलल है। जैसे कि जब लाक्षागृह होता है तो वहां से भागते समय वो अपने सारे भाइयों को, अपनी माँ को अपने गोद में लेके भागते हैं। तो मतलब भागते सिर्फ वही हैं। हाँ, और पूरा कंधे पर उठाकर भागते सब बोला गया है। तो जहां जहां पर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, रात में सारे भाई माँ थक कर सोती हैं तो भीमसेन जाकर पहरा देते हैं। और राक्षस भी आ जाता है, हिडिंब आ जाता है, तब भी भीमसेन बचाते हैं। फिर 100 कौरव को छोड़िए, हिडिंब का वध भीमसेन करते हैं, बकासुर का वध भीमसेन करते हैं, कीचक का वध भीमसेन करते हैं, किमी राक्षस का वध भीमसेन करते हैं, जरासन का वध के बगैर राष्ट्रीय यज्ञ हो ही नहीं सकता था। और वहां पर मतलब युधिष्ठिर को सम्राट बनाने में सबसे बड़ा रोल किसी का माना जाता है तो भीमसेन का माना जाता है। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा इधर उधर भीमसेन के नाम में इतना है कि अगर चलता हूं तो बकासुर का जब प्रसंग आता है तो बकासुर अपने जो एक चारा गांव पर उसने तबाही मचा के रखी हुई थी और हर परिवार को अपनी पारी के आने पर एक बैल भर खाना और भेजा जाता था, और जो खाना लेकर जाता था बकासुर उसको भी खा जाता था। तो जिस ब्राह्मण परिवार के यहाँ ये लोग शरणार्थी बने हुए थे, उनमें वो थे, उनकी पत्नी थी, उनके बेटा थे और उनकी बेटी थी, और सभी लोग में ये प्रतिस्पर्धा थी कि अपने परिवार की ओर से मरने कौन जाएगा। तो द्रौपदी भीमसेन से बोलती कि इस परिवार ने हम लोग का बहुत केयर किया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। और भीमसेन बिना किसी सवाल के अपनी माँ की बात को मान के जाने को तैयार हो जाते हैं। कुंती, मतलब हमने गलती से द्रौपदी बोल दिया, शायद कुंती बोलते। हाँ सॉरी, कुंती बोलते हैं। हाँ राइट, कुंती। उस समय तो द्रौपदी थी भी नहीं शादी। हाँ तो थैंक्स। तो जो कुंती है बोलती है कि इस परिवार का मुझ पर बहुत ज्यादा हम लोगों पर एहसान है, हम लोगों को रखा है, तो तुम चले जाओ। जिसके लिए भीमसेन बिना किसी शक के जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस चीज से युधिष्ठिर दुखी हैं, वो नहीं चाहते कि भीमसेन जाए। तो उन्होंने जो कहा वो भीमसेन का शायद वास्तविक परिचय हो सकता है। ओके। कि मैं जंगल जंगल भटक रहा हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी मैं अपना राज्य पा सकूं ऐसा मैं सोचूं भी तो भीमसेन के सहारे होने वाला है। मैंने सिर्फ वही है जिसके बल पे मैं सपना भी देख सकता हूं कि आगे चल के मैं अपना राज्य प्राप्त कर लूंगा। और तुम बिना सोचे उसको भेज दे रहे हो, वो चला जाएगा तो फिर हम लोग
का सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, कुछ कोई नहीं बचेगा। राइट। तो इसलिए दुर्योधन को अंत तक भी जो प्रतिस्पर्धा होती है वो भीमसेन से होती है। लेकिन हम लोग जब अभी कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो भीमसेन के कैरेक्टर को धीरे धीरे छोटा किया जाने लगा है। सिर्फ उसको एक खाने वाला बनाकर कि खा रहे हैं कर दिया जाता है, पेटू है, खाते रहते हैं, बस ऐसे ही। शायद उनके पास समझ की कमी है, जैसा कि आपने बोला। तो जब वो जंगल जंगल भटक रहे हैं और पूरी परिवार थके हुए हैं और उन लोगों को एक जगह सेफ करके वो पानी लाने के लिए उतरते हैं सरोवर के पास। लेकिन उनके जब भागे हैं तो कोई बर्तन लेकर नहीं भागे हैं। सरोवर पहुंच तो गए हैं लेकिन कोई बर्तन नहीं है पास में, ना उनके पास ना सरोवर के पास, क्योंकि सघन जंगल है, वहां कोई आदमी रहता नहीं है। अब ऐसा समय हो जब आपके पास कोई बर्तन ना हो, जंगल में आपको बर्तन मिलने से रहा, सरोवर में पानी तो है लेकिन बर्तन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे पानी लाएंगे? चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, कुछ पत्तों से जोड़ के कुछ बनाएंगे ऐसा, मतलब और क्या करेंगे? भीमसेन अपना ऊपर का जो धोती जो चादर होता है उसको उतारते हैं, उसको पानी में डुबा के गीला करते हैं। और वो गीला चादर एक कंटेनर बन जाता है पानी का, जिससे वो गार के लोगों को पिला सकते हैं। अब आप ये बताइए कि कितने सारे लोग ये दिमाग लगाएंगे कि एक कपड़ा का टुकड़ा पानी का बर्तन बन सकता है और पानी को ला सकता है। ये केवल इंटेलिजेंस की बात मैं यहां कर रहा हूं, खाने या ताकत की नहीं, राइट, उस बुद्धि की बात कर रहा हूं जिसमें। और ताकत से भीमसेन आगे चल के हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, अपने धर्म का जो परिचय वो देते हैं उससे करते हैं। और वो पांडवों के एकमात्र ऐसे मतलब कैरेक्टर हैं जो उनको सही लगता है, जो आम आदमी को सही लगता है, उसके लिए वो अपने भाइयों से भी भिड़ सकते हैं। जब द्रौपदी का प्रसंग आता है तो वो द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग आता है तो वो युधिष्ठिर के भी खिलाफ खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। जब कीचक द्रौपदी को परेशान करता है तो वो क्रोध में द्रौपदी को जो है ये करते हैं। और जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद जब अर्जुन धनुष तोड़ देते हैं और युधिष्ठिर को ऐसा महसूस होता है कि अब यहां सिचुएशन बिगड़ सकता है, क्योंकि राजा लोग गुस्सा रहे हैं, कैसे एक ब्राह्मण जो है, तो अब उनको लगा अब सिचुएशन बिगड़ सकता है। उन्होंने क्या किया, वो चुपचाप वहां से अपने दोनों छोटे भाई नकुल सहदेव को लेकर चलते बने, राइट, कि शायद 5 एक साथ पकड़े जाएं, पहचान लिए जाएं। सिर्फ भीमसेन को अकेला छोड़ दिया वहां पे, और ये लोग ब्राह्मण वेश में थे। ब्राह्मण वेश के लिए सबसे पहले आपको आप तलवार वलवार तो लेकर आप घूमेंगे नहीं, तलवार गदा अपना, तो सामने से दुश्मन अटैक कर और आपके पास कोई तलवार गदा है नहीं, अब आप फाइट कैसे करेंगे? वो वहां पर एक पेड़ है, पेड़ को उखाड़ लेते हैं और उस पेड़ को लेकर लड़ने के लिए चले जाते हैं। इससे उनके ताकत का तो पता चलता है, इंटेलिजेंस का भी पता, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी पता चलता है कि जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको हथियार बनाए, कि कैसे उस रिसोर्स को लेके तुरंत अपने काम में ला सके। वो बकासुर के पास जाते हैं, जो खाना उसके लिए दिया था उसको उठा के खा जाते हैं, जो उसके लिए था। अब वो पूरा नहीं खा रहे हैं, आधा खा रहे हैं, जूठा कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत भूख लगी है, वो ये देख रहे हैं कि इससे बकासुर क्रोधित हो जाएगा और क्रोध में वो प्रॉपर युद्ध नहीं करेगा, तो वो एक वॉर स्ट्रेटेजी है। चंचल हो जाएगा वहां पे, कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो इरिटेटेड हो जाएगा, और ऐसे आदमी से जीतना ज्यादा आसान होगा। तो वो एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है। यहाँ पर होता है
तो उसमें बल की कमी नहीं है। लेकिन जो भीमसेन का सबसे अंडररेटेड ट्रेट है, जो परिचय है, जो शायद आपके ज्यादातर दर्शकों के लिए बिल्कुल अनजाना होगा, कि वो बहुत अद्भुत धनुर्धर भी हैं। धनुर्धर और भीमसेन? हाँ, बहुत अद्भुत धनुर्धर हैं। अद्भुत बोल रहे सर आप? हाँ। बताइए सर कैसे? ये तो बहुत नई इंफॉर्मेशन है शायद। यही ज्यादातर लोग तो एक जगह जैसे द्रौपदी बोलती भी हैं कि हम लोगों ने शायद पहले भी एक बार चर्चा की है। आपको एक कहानी अभी याद आने वाली है जब मैं बोलूंगा, मुझे पता है आपको कौन सी कहानी याद आने वाली है। तो द्रौपदी बोलती है जैसे कि गांडीव, जो अर्जुन का महान धनुष था, उसको अर्जुन, भीमसेन और कृष्ण के अलावा कोई नहीं उठा सकता है। अर्जुन, भीमसेन और कृष्ण के सिवा कोई नहीं उठा सकता है। तो वहां पर गांडीव को उठाने में भी भीमसेन का नाम इंक्लूडेड है। और मुझे लगता है कि अब आपको इस कहानी से कुछ कहानी याद आ रही होगी। जब कि कौन उठा सकता है, कौन नहीं उठा सकता है, तो उस समय भी भीमसेन की कैपेबिलिटी दिखती है। जब राजसूय यज्ञ होता है तो वो जरासंध को तो मारते ही हैं। जब राजसूय यज्ञ होता है तो 4 पांडव 4 दिशा में बढ़ते हैं। अर्जुन उत्तर की ओर जाता है और भीमसेन पूर्व की ओर जाते हैं, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के पास से पूर्व की तरफ। मगध वगैरह सब कवर करते हैं। मगध और अंग और कर्ण, और वहां उनका कर्ण के साथ युद्ध होता है। जिसमें वो कर्ण को हराते हैं। और ये भीमसेन का कर्ण पर वन ऑफ द मेनी विक्ट्रीज का पहला विक्ट्री था। मतलब भीमसेन ने भी कर्ण को हराया है। इनफैक्ट भीमसेन ने कर्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में 17 बार से ज्यादा हराया है। पर हमको जो टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है ऐसा दिखाया था कि कर्ण ने हरा के छोड़ दिया भीम को कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, मैंने मां को वचन दिया है। वही मैं बोल रहा हूं कि ज्यादातर लोग इसलिए उन धनुर्धरों को पहचान नहीं पा रहे हैं। भीमसेन ने इतनी बार कर्ण को हराया है, खास करके युद्ध के 14वें और 17वें दिन। विशेषकर 14वां दिन महत्वपूर्ण था क्योंकि 14वां दिन अर्जुन ने शपथ लिया था जयद्रथ को मारने का। अगर वो शाम तक नहीं मार पाएगा तो वो आत्महत्या कर लेगा अर्जुन। और पूरी कौरव सेना की पूरी ताकत लगी थी कि किसी तरीके से अर्जुन को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो सबसे पहले उसको रोकने के लिए रास्ते में खुद द्रोणाचार्य खड़े थे। कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि इनके साथ टाइम वेस्ट मत करो, ये इनके साथ ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए खड़े हैं। माने तुम दोनों लड़ते रहोगे, वो दिन भर तुमसे लड़ सकते हैं, समय बर्बाद होगा। तो अर्जुन उनको प्रणाम करके निकल जाता है कि मेरे पास समय नहीं है आपसे लड़ने का। वो पुकारते रहते हैं, वो बढ़ जाता है। उसके बाद सात्यकी आता है। सात्यकी को द्रोण ने बोला कि देखो तुम्हारे गुरु ने, अर्जुन ने मुझे मना करके आगे बढ़ गया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने बोला भाई मेरा गुरु करता है तो मैं भी वही करूंगा। वो भी प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। उसके बाद भीमसेन आते हैं और भीमसेन को भी द्रोण ही बतलाते हैं कि वो दोनों जा चुके, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इनसे बोलते मैं जाने वाला भी नहीं हूं। अर्जुन आपसे नहीं लड़ा क्योंकि आपका सम्मान कर रहा था, मुझसे वो उम्मीद मत रखिए अभी। He's very frank and very blatant. हाँ, कि मैं आपको हराए बिना नहीं जाऊंगा, मैंने आपको चैन देकर जाऊंगा। और उस समय वो खड़े खड़े द्रोणाचार्य के 6 रथ को तोड़ता है। वो अपना धनुष उठाते हैं, ये अपना गदा फेंक के उनका धनुष रथ तोड़ देता है। वो गिर जाते हैं, वो दूसरे रथ पे आते हैं, वो फिर उनका रथ तोड़ देता है। इतनी बार तोड़ देता है कि बाद में वो खड़े रह जाते हैं, ये आगे बढ़ जाता है। मतलब लेकिन अर्जुन की तरफ छोड़ के नहीं कि वो सम्मान कर रहा था, मैं नहीं करूंगा आपका सम्मान अभी। आगे चल के वो कर्ण से युद्ध करता, कई बार युद्ध होता है, मतलब 14वें दिन और 17वें दिन। मतलब आप उस युद्ध का ऐसा ही समझिए कि उस युद्ध में एक बार भीमसेन को कर्ण हराते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार ऐसा होता है कि जब वो हराने वाले हैं और कर्ण बेहोश होकर गिर जाता है रथ में 17वें दिन, और अर्जुन उसको मार दिया जाता है। तो
शल्य बोलता है, जो उनका सारथी है कर्ण का, कि क्या कर रहे हो, तुम मार दोगे तो अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होगा, अगर तुम इसको मार दिए तो अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होगा। ओके, भीम को बोलते हैं। हाँ, तो जो 14वें दिन जिसकी घटना, जो एकमात्र घटना को टीवी पर बार बार दिखलाया जाता है कि कैसे भीमसेन ने कर्ण को जीवन दान दिया। सॉरी, कर्ण ने भीमसेन को जीवन दान दिया। हाँ, कैसे कर्ण ने भीमसेन को जीवन दान दिया। वहां पर एक बार कर्ण हावी होता है और भीमसेन का रथ सब टूट जाता है। ओके, तो उसके बाद वो भीमसेन एक मरे हुए हाथी को उठा के कर्ण पर फेंकते हैं, युद्ध करते हैं, लेकिन उनका सारा अस्त्र टूट जाता है। फिर भी कर्ण चलाता है। तब वो ऐसा है कि उसको याद आता है कि ठीक है, मां को मैंने वरदान दिया था कि मैं नहीं मारूंगा, तो वो मारता तो नहीं है, लेकिन जितनी गालियां दे सकता है वो देता है। और ये युद्ध चल रहा होता है, तब तक वहां पे अर्जुन आ जाता है बंदे, और अर्जुन को देख के, और जब ये हाथी फेंकता तो अर्जुन को देख के कर्ण, मतलब जब ये हाथी फेंकता है भीम, तो अर्जुन का, कर्ण का रथ टूट जाता है, तो अश्वत्थामा के रथ पे चढ़ के वहां से भाग जाता है जब अर्जुन आता है तब। तो उसके अलावा इस पूरे युद्ध में भीमसेन कई बार कर्ण पर हावी होता है, और कर्ण को बचाने के लिए दुर्योधन अपने भाइयों को भेजता है कि तुम जाके भीमसेन को रोकने की कोशिश करो और कर्ण का जान बचाओ, क्योंकि कर्ण इतनी बार फंस रहा है। उस पूरी चक्कर में 35 कौरव मारे जाते हैं, जिनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि भीमसेन के हाथों कर्ण को मरने से बचाए। तो भीम वर्सेस कर्ण के बैटल में बार बार 35 कौरव मरे हैं। एक एक बार में आधे आधे दर्जन कौरव मरते हैं, जिनका सिर्फ यही पर्पस है कि वो भीमसेन से कर्ण को बचा पाए। ओके, तो वो एक बहुत अच्छे वॉरियर भी हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब कर्ण सभी को हराता चला जा रहा था और भीमसेन की कोई उनके सामने चल नहीं रही थी। पहले भी हराया था राजसूय यज्ञ में, महाभारत में भी अगर गिनती की जाए तो भीमसेन ने कहीं ज्यादा बार हराया है कंपैरिजन में कि उल्टा जो हुआ है। तो कम लोग जानते हैं कि वो उतने अच्छे योद्धा भी थे, और जहां उनको सही लगता तो सही के लिए आगे बढ़कर बात भी करते थे। तो सर, ये जो आपने बताया, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको एक बार पूछा था कि इतनी ताकत उनके पास आई कहां से, जो इसके पीछे की जो बेसिक स्टोरी है वो मैं जानना चाहूंगा सर। तो भीमसेन ऐसे बचपन से भी एवं एवरेज ताकतवर थे। पवन के पुत्र हैं, हनुमान के भाई हैं, तो बचपन से ही वो स्पेशल पावरफुल थे। ओके, और उनके पावर से परेशानी भी होती थी। जैसे जब कौरव लोग खेल में उनको तंग करने के लिए पेड़ पे चढ़ते थे, तो वो पेड़ में अपने पीठ को खुजलाकर पेड़ से उनको गिरा देते थे, इतने ताकतवर थे। और उनको मारने के लिए कौरवों ने बचपन में कई बार षड्यंत्र किया, और एक बार उनको जहर देकर एक सरोवर में फेंक दिया। ओके, अब सरोवर में नागराज वासुकी रहते थे, जो कि कुंती के नाना जी लगते थे। ओके, सीधे नहीं, लेकिन कुंती के नाना जी लगते थे, कुंती के नाना जी के फ्रेंड रहे होंगे या जो भी, तो वो थे। उन्होंने उसके जो जहर था उसको जहर को काट दिया और उनको कुछ स्पेशल पोशंस स्पेशल पिलाए। ओके, जिसमें कहता है कि एक एक कप में 1000 हाथी का बल था और उन्होंने 7 कप पी लिया था। ओके, तो ये चीज को मतलब दो तरीके से देखा जा सकता है। तो हमेशा ही बोला कि कुछ एग्जैगरेशन भी होता है, और उनको पावर था, उनको कुछ पावरफुल और बनाया भी गया। ओके, और कुछ चीजों को थोड़ा मतलब मिस्टीरियस भी बना दिया जाता है कि ठीक है इसके पास इतना बल है। लेकिन भीमसेन हमेशा ही मतलब अपनी ताकत, और फिर ये जो ताकत उनको मिला जो कि नागलोक की शक्ति से, और शायद एक ये कारण भी रहा हो, जिसको मैं ज्यादा ह्यूमन एंगल पे जाऊं, कि आप लगातार जब किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, आपको लगातार आपके जिंदगी पे मरने का खतरा है, और आप एक तरह से अपने आप को ये समझ लेते हो कि आपको ही अपने परिवार की रक्षा करनी है, तो आप उसके लिए ओवर एफर्ट भी लेते हो। राइट। वन ऑफ द थिंग था कि भीमसेन हमेशा से केवल ये नहीं कि वो लोग अगर केवल खाता जाएगा तो मोटा हो जाएगा, वो बलिष्ठ नहीं होगा। राइट। तो वो उस चीज के लिए लगातार
प्रयासरत भी रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रगल आएगा उतना रेजिस्टेंस से और स्ट्रांग वो होते जाएगा। स्ट्रगल से वो Strong और हो जाएगा। होते गए। तो ऑफ कोर्स उनको वहां से पावर मिला, लेकिन चूंकि वो पवन देव के पुत्र भी थे और ये था, तो वो ताकतवर थे। अब वो कितना ताकत कहाँ से आया वो एग्जैक्ट, लेकिन हाँ मतलब जो ताकत की जो कहानी जो आप पूछ रहे थे वो यही है कि जब वो वहां पहुंचे, पानी में गिरे, तो उनको नागराज ने एक स्पेशल द्रव्य दिया जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। तो हम लोग उसको, मैं उसको ज्यादा क्वांटिफाई करने की जगह कई गुना बढ़ गई पर ही बंद करना चाहूंगा। ठीक है। और सर भीमसेन की पर्सनालिटी का कोई और ऐसा एंगल जो शायद आम जनता को, जैसे आपने बताया कि धनुर्धर थे, ये तो बहुत शायद मानते नहीं, सब गदाधारी समझ के चलते हैं, तो ऐसा कोई और एंगल जो आप रिफ्लेक्ट करना चाहें सर? वो मतलब ये शायद ज्यादा लोग जानते भी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे रसोइया भी थे, खाना भी बढ़िया बनाते थे। हाँ। जो उनके अज्ञातवास में भी काम आया। और मतलब हमेशा से लगता है कि जब कोई कहीं कोई मुसीबत में है, कोई परेशानी में है, तो उनका एक ऐसा किरदार था कि वो उसकी परेशानी दूर करने में लग जाते थे। मतलब उससे आप उनके धर्मात्मा होने का भी, जरूरत पड़े तो भाइयों के खिलाफ जा सकते थे, जरूरत पड़े तो सामने वाले को मार सकते थे, और जो गलत है उसके लिए वो आवाज उठाना जानते थे, जो कि कई बार, जैसे अर्जुन भी कई बार शांत हो सकता है, वो उनका किरदार बहुत अलग है। और इस जगह पे ये सोचने वाली बात हुई कि हर समय आप अर्जुन को नायक अपना बनाना चाहें या भीमसेन को बनाना चाहें, क्योंकि उन दोनों का पर्सनालिटी उससे बहुत अलग है। लेकिन दोनों भाई एक दूसरे से भी क्लोज हैं और दोनों धर्म के डायरेक्शन में भी मुड़े हुए हैं। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी काफी अलग है, उनका अपना एक तरीका है काम करने का, और वो कई बार बहुत मतलब गिल्ट फ्री हैं। मैंने उनको उस अपने काम पर ज्यादा अफसोस वहां पर नहीं होता। तो बहुत एक तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमन भी है। मतलब गॉडली कम और ह्यूमन ज्यादा है, चोट लगती है उनको भी तकलीफ होती है, तो एक ज्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर है। हाँ, बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर, मतलब उसको बहुत ऐसा, मतलब हमेशा सिर्फ गुड नहीं दिखाया गया, एक्चुअली मतलब उनको बैलेंस पे रखा गया। सर यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप देखेंगे पूरे महाभारत के कैरेक्टर में अगर कुछ क्रूरता वाले जो एंगल आते हैं, जैसे किसी का खून पी जाना, मैं तेरी जंघा तोड़ दूंगा, मैं तेरे खून से नहा लूंगा, चेहरा धो लूंगा, मैं द्रौपदी के बाल तेरे खून से धो दूंगा, ये जो एक मतलब बोलते ना एक राक्षसी प्रवृत्ति टाइप का जो डिस्कशन अगर किसी के बारे में किया जाएगा तो आप जनरली उसको भीम के साथ ही एसोसिएट करेंगे। तो सर इज इट राइट टू एसोसिएट भीम विद सच काइंड ऑफ थिंग्स, या इसका कुछ और एंगल भी बन सकता है सर? सी, जैसा कि मैंने बोला कि भीमसेन बहुत जगह पर, जैसे मैंने बोला कि वो रिमोर्सफुल नहीं है। उनको जो लगता है, माने उनको अपने काम पर, उनको अपने एक्शन पे पछतावा होता कम है। शायद कुछ ऐसा होता है कि आप कुछ को सोच कर करते हैं, राइट, और आपको लगता है ये सही है, तो जब वो अपने इस पर, अपने जो स्ट्रांग उनको लगता है उस पर वो किसी लेवल तक जाने को तैयार है। तो अब क्वेश्चन हमेशा ही उठता है कि ठीक है, भीमसेन का कई बार लगता है, खास करके जिस तरह से उन्होंने कौरवों को मारने का प्रण लिया, या जिस तरह से कौरवों को उन्होंने फाइनली मारा, लेकिन मतलब शायद वो सबसे बड़ी क्रूरता नहीं थी महाभारत की। मैंने आपको चेतावनी दी है, आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, आप बलिष्ठ हैं, आपके पास ज्यादा सेना है, आप मुझसे लड़ रहे हैं, मैंने आपको चेतावनी पहले दे रखी कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को मार रहे हैं बिना बताए। आप एक असहाय को मारने को में चिंता नहीं करते। जिस दिन भीमसेन ने जंघा तोड़ने की बात की, उसके बहुत पहले कौरवों ने उनको जिंदा जलाने का षड्यंत्र रच लिया था। लाक्षागृह में जलाया, जहर दे दिया, लाक्षागृह में जलाया, जहर दे दिया। तो राक्षसी, और इसे बिना बताए किया, मोस्टली बिना बताए छल से किया। इन्होंने चेतावनी देकर की। तो अब राक्षस प्रवृत्ति पर जाए तो राक्षस प्रवृत्ति तो पहले से
आपको दिखला रहा है। अब उनका ये था कि मैं आपके साथ, आप राक्षस बनोगे तो मैं आपके साथ धर्मात्मा नहीं बनूंगा, मैं आपको एक जानवर समझूंगा और जैसे जानवर का शिकार किया जाता है मैं आपका शिकार कर दूंगा, कि मुझे ये नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले परिचय दिया कि अर्जुन द्रोण से लड़ने में ही सकते, ऐसा नहीं कि वो द्रोण से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी वो द्रोण के सम्मान में झुकते हैं, लेकिन ये याद रखते हैं कि द्रोण ने क्या किया मेरे साथ, कैसे अभिमन्यु का वध हुआ, और ये उस चीज के लिए, उस आदर भाव और उसको लेने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। बोलते हैं तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। तो उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे कि अर्जुन को युद्ध के समय मोह उत्पन्न हो जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, और कृष्ण को गीता सुनानी पड़ती है, लेकिन गीता के अंत में जो गीता का सार था वो ये था कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि शायद भीमसेन को सार पहले से ही पता था, उनको वो कंफ्यूजन नहीं हुआ था कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, वो निश्चिंत है। मतलब सर और आप ये कहना चाहते हैं कि भीमसेन इज अ वेरी रियलिस्टिक कैरेक्टर, वेरी प्रैग्मेटिक कैरेक्टर। रियलिस्टिक ही नहीं, मतलब भीमसेन इज ए वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर, फोकस्ड। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। ओके, मतलब आप भीमसेन से फोकस सीख सकते हैं, हर जगह उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, और ही इज अनएपोलोजिस्टिक। अब उसके लिए वो शर्मिंदा नहीं होते हैं, और शायद यही कारण होगा कि गीता के शुरू में दुर्योधन भीमसेन से ज्यादा डरा हुआ, क्योंकि शायद अर्जुन को मोह घेर ले, भीम को नहीं घेरेगा, भीम को मोह नहीं घेरेगा। अर्जुन शायद एक मिनट के लिए अपना धनुष नीचे कर ले, भीम नहीं करेगा। वो जब खड़ा होगा तो वो मारेगा, मतलब वो फोकस्ड है, उसको कृष्ण को गीता सुनाने की जरूरत नहीं है। सही। इनफैक्ट वो खुद हनुमान को बोलता है कि अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो मेरे भाई के लिए कर देना, मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ती है कोई चीज की। तो उस मामले में मतलब अपने भाइयों का केयर भी करता है, द्रौपदी के लिए सबसे पहले खड़ा भी वही होता है, और ना उसे माफी मांगने की, तो बहुत बहुत फोकस कैरेक्टर है, बहुत फोकस, और बहुत कैपेबल है। तो कैपेबिलिटी भी है, फोकस भी है, तो वो कहीं पे कंफ्यूज होते हुए उनको नहीं दिखलाया जाता, उनको जो करना है वो करेंगे, कर लेना है। और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात है, और ऐसा नहीं है कि माइंडलेस फोकस नहीं है, राइट, एक माइंडफुल फोकस है। ऐसा नहीं है कि वो माइंडलेस, वो कहीं पर भी मतलब उनको उटपटांग बात नहीं होता है, राइट। अगर वो युधिष्ठिर पे क्रोध करते हैं तो उनके पास एक वैलिड रीजन है, हो सकता है कि अर्जुन के पास एक टैक्टिकल रीजन हो, लेकिन इनका रीजन कहीं से भी अनजस्टिफाइड नहीं हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो माइंडलेस कहीं कुछ बोल रहे हैं, फालतू बोल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है, मतलब मेरा अपना मानना है, जितना मैं महाभारत पर आधारित टीवी शोज और ये देखा है कि अभी तक कोई भी टीवी शो में ना ये लोग एक ढंग का भीम ला पाए हैं, ना ढंग का अर्जुन ला पाए हैं, जो कि उन दोनों के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके। ऐसे किरदार को अभी तक कोई लोग खोज ही नहीं पाए हैं। इन दोनों में ही हमेशा ही बहुत वीक कैरेक्टर को प्लेस किया गया, रोप किया गया है, पहले महाभारत से लेकर अभी तक तो कोई भी उस लेवल का नहीं मिला है शायद, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मुझे तो भीमसेन की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहते हैं, कह के लूंगा, कोई भी चीज छुपा के नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा तेरा छाती फाड़ूंगा, खून पीऊंगा तो पीऊंगा, एक दिन जरूर पीऊंगा, जंगा तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा। मतलब जैसे आपने कहा कि वार्निंग दे के, और शायद इसीलिए उनका टेरर भी था फील्ड पे, क्योंकि जब तक भीष्म थे तब तक उन्होंने बचाया, लेकिन जिस दिन भीष्म चले जाते हैं उस दिन से भीमसेन फ्री हो जाता है, एक एक करके सबको खत्म करने लग जाते हैं। भीष्म के रहते भी उन्होंने कई सारे भाइयों को, ओहो ऐसा भी है। फिर तो धारावाहिकों में बहुत डिस्टॉर्टेड वर्जन दिखाया गया, इनफैक्ट ये बोलने में तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल। आप इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बाकी सब कुछ को छोड़ दीजिए, तो भीमसेन का सबसे इंपॉर्टेंट परिचय खुद दुर्योधन देते हैं गीता में, कि पूरी कहानी युधिष्ठिर देते हैं बकासुर के प्रसंग में। तो वो उनका अर्जुन से संवाद भी अगर आप पढ़ेंगे महाभारत में, सॉरी भीम और हनुमान का प्रसंग, ओके, वहां पर भी वो कई सारी बातें करते हैं। जब ये बोलते हैं कि या तो मुझे लांग कर चले जाओ, हनुमान तो बोलते हैं नहीं, सब में परमात्मा का वास है, तो मैं आपको लांग के परमात्मा का अपमान वहां पे नहीं करूंगा। तो मतलब आप पढ़े हैं, आप धर्म के ज्ञाता हैं, और
जरूरत पड़ने पे आप आइडियलिस्टिक होने की जगह प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक होने को तैयार हैं, जो भीमसेन को बहुत ही ज्यादा खास बनाता है। मगर जैसा मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली उनके कैरेक्टर को ठीक से दिखला सके ऐसा हम लोगों ने अभी तक एफर्ट नहीं लिया है। एक उसके लिए एक सही किरदार और कहानी को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब बकासुर मरता है, हिडिंब मरता है, तो इतने छोटे छोटे राक्षस बना के बदला देते हैं, लेकिन उस जमाने के लिए बहुत पावरफुल लोग थे। नहीं, जरासंध के मेरे, ये सारे के सारे पावरफुल लोग थे जिनको ये हराते हैं। मतलब वही मैंने कहा कि अगर आज की कहानी से लें तो जो विलेन को मारे हीरो, तो सारे के सारे बड़े विलेन, एक अगर आप समझिए कि कर्ण को छोड़ दे तो लगभग बाकी सभी लोगों को तो अकेले भीमसेन ही निपटा दिया। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि सर देखिए, मतलब जैसे अगर सीरियल्स की बात की जाए तो एक जगह मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि जब लाक्षागृह का इंसिडेंट हो जाता है और उसके बाद भीष्म पितामह थोड़े से दुखी भी रहते हैं कि मतलब ऐसा हो गया, वैसे जब उनको आइडिया नहीं रहता है कि ये लोग जिंदा है, लेकिन जैसे हिडिंब वध की उनको सूचना मिलती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो विदुर पूछते हैं उनको कि आप इतना खुश क्यों हो रहे? बोले पांडव जिंदा है। बोलते क्यों? हिडिंब को मारने की ताकत दुनिया में सिर्फ दो लोगों के पास है, एक किचक के पास है और दूसरा भीम के पास है, और किचक अभी भी मत्स्य में है, तो दूसरा आदमी अगर कोई है जो जंगल में उसके जाके मारा है तो डेफिनेटली भीम होगा। मतलब जिस तरह का हिडिंब का वर्णन है कि उसको मारने की ताकत बहुत लिमिटेड लोगों के पास में है। हिडिंब है, बकासुर है, बकासुर से उस राज्य का राजा भी लड़ने को तैयार नहीं है, पूरा गांव थका हुआ है। गांव मतलब इससे बुरा क्या होगा कि आपका राजा आपका केयर नहीं करने वाला है और आप अपने परिवार के लोगों को मरने भेजने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपका राजा, उसको कोई नहीं पड़ी कि आप क्या कर रहे हैं, वो आराम कर रहा है। और एक तरफ पांडव हैं जिनका वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, उनकी बारी नहीं है, उनकी बारी आने वाली भी नहीं है, क्योंकि उस गांव के रहने वाले नहीं है, उनसे कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने जा रहा है। भीमसेन को उसमें कभी कोई शक नहीं रहा है। मतलब ऐसे कई बार मैं इस चीज को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ बोलते हैं कि कर्ण को कुंती ने नदी में फेंक दिया मरने के लिए, हालांकि इस पर अगर हमने चर्चा की तो वो इतना सुरक्षित गया था, उसको जाने के पहले बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, तो कुंती ने सूर्य देव से कर्ण के लिए कवच और कुंडल मांगा था कि मुझे कवच कुंडल देना होगा मेरे बच्चे के रक्षा, क्योंकि उसको पता था कि वो उनको अपने पास रख नहीं पाएंगे। लेकिन आगे चल के कुंती ने किसी भी देवता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई कवच कुंडल नहीं मांगा था। जब कर्ण को बहाया तो एक ऐसे पेटिका में बहाया जो सब तरफ से सुरक्षित था, सोने से भरा हुआ था, और उनके प्रहरी उस पेटिका के साथ थे, फॉलो कर रहे थे कि किसके पास जाएगा। लेकिन फिर भी कुंती पर यह दोष लगा कि उन्होंने अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ये दोष सही में कुंती पे लगना चाहिए तो भीमसेन के लगना चाहिए। उन्होंने बिना उनसे पूछे बकासुर से खतरनाक राक्षस से लड़ने के लिए उनको भेज दिया कि मेरा बेटा जाएगा। बिना भीमसेन से सलाह किए ऑर्डर दे दिया। भीमसेन के पास कोई कवच कुंडल नहीं है, और राक्षस इतना ताकतवर है कि राजा नहीं सामना कर सकता है, इतना ताकतवर है कि युधिष्ठिर डर रहे कि कौन सी मां, युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि कौन सी मां अपने बेटे को मौत के मुंह में भेज देगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भीमसेन ने कभी भी शिकायत नहीं की कि तुम मुझे क्यों भेज रही हो, मतलब क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। वो कर्ण की तरह कभी प्रश्न नहीं करते हैं अपनी मां से कि तुमने मुझे मरने के लिए क्यों फेंक दिया, जबकि कर्ण की तरह उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं दिया था मां ने ना, और कर्ण से कई गुना ज्यादा खतरा दिया था उनको एक राक्षस से लड़ने के लिए कि जाओ, ऐसा भी हो सकता है कि राक्षस तुम्हें खा जाएगा, लेकिन फिर भी तुम जाओ, फिर भी तुम जाओ। नहीं, इनफैक्ट अगर मतलब एक जो कार्य भीम ने किए हैं, युद्ध तो बहुत बाद में हुआ सर, युद्ध बहुत बाद में हुआ, पहले बहुत सारे महान कार्य हुए हैं जो परिवार को खतरे में डाल सकते थे। इनफैक्ट जैसे मैं अगर राजसूय यज्ञ की बात करूं तो ये कहा ही जाता है कि अगर जरासंध जीवित है तो राजसूय यज्ञ कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकता। और उसका जो ह्यूमन एंगल था ये कि माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के पहले जरासंध ने
100 राजाओं को पकड़ के नरबलि देने का कुछ प्रयास किया था, तो उसके लिए भी कृष्ण ले जाते कि एक तो अपना राज्य यज्ञ करना है, उसके लिए इसको निपटाना जरूरी है, उसके साथ साथ अगर आज हम नहीं गए तो बाद में जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि 100 राजा लोगों की बलि दे दी जाएगी। और क्योंकि ये वहां पर पहुंच जाते हैं उस टाइम पे और जरासंध को का खात्मा करते हैं, तो 100 लोग बच भी जाते हैं। दो चीज है, एक आप ताकतवर है और मेरी गारंटी आप जीत जाएंगे, तब तो उस जीत में कुछ ऐसी खासियत नहीं है। राइट। लेकिन वो शायद भीमसेन को भरोसा हो कि मैं हरा दूंगा। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कुंती, कर्ण और भीमसेन के रिलेशन की यहाँ पे, कि कुंती है जो अपने बेटे को बलि के लिए आगे बढ़ा देती है, लेकिन भीमसेन कभी शिकायत नहीं करते हैं। ये मैं माँ बेटे के रिलेशन की बात कर रहा हूँ। वो चुपचाप उस ऑर्डर को मान लेते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। वो अभी तक बकासुर से मिले नहीं है, जानते नहीं कि कितना ताकतवर है, ये कितना ताकतवर नहीं है। और आगे चल के महाभारत युद्ध में भी भीमसेन बोलते हैं कि किसी भी युद्ध में युद्ध के पहले जीत हार तय नहीं किया जा सकता है। बड़ा से बड़ा योद्धा भी युद्ध में हार सकता है। खुद देवासुर संग्राम में इंद्र कई बार हारे हैं। बड़ा से बड़ा योद्धा भी युद्ध हार सकता है। तो किसी का भी जीत निश्चय नहीं हो सकता है। महाभारत में मेघनाथ लक्ष्मण को भी मूर्छित कर देता है। तो जब युद्ध होगा तो रिस्क होगा। तो उस रिस्क को जानने के बाद भी एक ऐसे जगह जहां कुंती की मजबूरी भी नहीं है, कर्ण को छोड़ना शायद मजबूरी रही हो, भीमसेन को भेजना मजबूरी भी नहीं है, सिर्फ धर्म की पुकार थी। युधिष्ठिर दुखी हैं, उनको लग रहा है कि माँ ने गलत किया, लेकिन भीमसेन ने कभी नहीं पूछा कि यार तुम मुझे क्यों मरने को छोड़ गए। जैसे कर्ण कुंती से पूछते कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया, ये नहीं बोलते कि यार मेरे तो और भी बाकी भाई थे, तुम किसी को भेज सकते, तुमने मुझे क्यों मरने के लिए छोड़ दिया। वो सवाल नहीं उठता है। तो मैंने ये, जब आज हम भीमसेन पर चर्चा कर रहे हैं तो लोग तो ये चीज रोक कर किसी भी धारावाहिक, किसी भी कहानी में बताई जानी चाहिए। देखो ये है बेटा, ये है बेटा जो अपनी माँ का बात रखने के लिए मरने को, और वो आदमी जो जानता है कि युद्ध का परिणाम युद्ध के पहले तय नहीं हो सकता है। वो युद्ध किसी करबट जा सकता है, जो भीमसेन ने खुद भी कई बार कहा है। वो लड़ने को जाता है। तो ये कैरेक्टर को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करते हैं किसी भी इसमें, तो जाहिर बात है कि आप उनके सारे ही अच्छाइयों को साइड में रख के सिर्फ एक भूखे आदमी की तरह उसको प्रस्तुत कर देते कि या तो भूख खाता है या माइंडलेस हिंसा करता है। नहीं, ये तो बिल्कुल सर, जैसे मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि जरासंध को मारना भी इतना आसान नहीं था। ऐसा कहते हैं कि 30 दिन तक ऑलमोस्ट उनका मल्ल युद्ध चला, और मतलब लोग बोलते थे कि जरासंध को मारना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो जुड़ भी जाता था बार बार। तो वहां पर भी जब युधिष्ठिर बोलते कि तुमको ही जाना होगा, कोई और नहीं, कृष्ण भी बोलते कि तुमको ही जाना होगा, तो वहां पे भी छाती ठोक के भीमसेन चले जाते हैं। और ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला कि जहां पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वहां मैं करके आऊंगा, कोशिश करूंगा, जीतूंगा कि जीतूंगा बात की बात है, पर कोशिश मैं करूंगा। वो डेयरिंग है, वो करेजियस है, उनको कोई ये नहीं है। तो सिर्फ 2 चीज में मैं हमेशा अपने बातचीत के दौरान लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि शक्ति और बहादुरी, स्ट्रेंथ और ब्रेवरी 2 बहुत अलग अलग चीज होती है, एक चीज नहीं होती है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि आप बहादुर भी हैं। बहादुर होने के लिए आपको निर्भय होना जरूरी होगा। आप अगर आप 50 लोग एक साथ खड़े जाए, मैं अकेला हूं, तो आप ऐसे ही शक्तिशाली हैं। और शक्तिशाली आदमी तो, अगर आपके पास शक्ति है तो आपका जीतना स्वाभाविक है। बहादुरी तो तब आती है जब आपके पास जीतने का कोई संभावना ही नहीं हो, और तभी आप खड़े हैं। जो बहादुरी अंदर से आती है कैरेक्टर स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ तो कोई भी हो सकता है, आपको स्ट्रेंथ है लेकिन आप डर जाते हैं। जैसे कर्ण के पास कवच कुंडल था, स्ट्रेंथ था, लेकिन जरूरत पड़ने पे जब परेशानी आती है तो आप डर जाते हैं। अब भीमसेन ऐसे कैरेक्टर हैं जो स्ट्रांग भी हैं और ब्रेव भी हैं। ताकत की कमी नहीं है, लेकिन डर भी नहीं है, कहीं डर भी नहीं, डरने को भी तैयार नहीं हो। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो साहसी भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। देयर स्ट्रांग एंड ब्रेव। तो उसमें भीमसेन बहुत ही यूनिक हैं। तो उनकी कैरेक्टर बहुत एंगल से देखी जानी चाहिए, और जितने एंगल से आप देखेंगे उतने ही कैरिस्मेटिक नजर आएंगे वो। हाँ, इनफैक्ट जैसे आपने बताया सर कि ही इज एन आइडियल पर्सनालिटी फॉर ह्यूमन बीइंग, कि जो
ताकत को समझते हैं, रिस्क को समझते हैं, फिर भी उससे नहीं डरते हैं। ओके, युद्ध कौशल के अलावा भी जिंदगी में एक दो हॉबी उनकी है, जैसे खाना पकाना भी उनकी एक हॉबी है, वो भी टैलेंट उनके पास है। एक आर्टिस्ट, मतलब खुद का पेट भरना एक अलग चीज होती है, दूसरों का भी पेट भरने का वो भी स्वादिष्ट तरीके से उनके पास टैलेंट है। जरूरत पड़ने पर वो किसी भी कोई खतरा आता तो सबसे पहले खुद को आगे रखते हैं। खुद को आगे रखते हैं। परिवार का, मतलब परिवार के लिए जितनी आत्मीयता शायद उनके अंदर है, आत्मीयता, उतनी आत्मीयता शायद किसी और कैरेक्टर में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब खाना बनता है तो माँ खाने को दो भाग में बांटती है, एक भीमसेन खाएंगे, एक में बाकी पूरा परिवार खाएगा। तो भीमसेन का खाने पे आधा अधिकार है, लेकिन खतरे पे 100% अधिकार है। 100%। अगर खतरा आएगा तो सबसे पहले भीमसेन खड़े होंगे। जिसलिए आप बोल रहे थे कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। और वो जो है अर्जुन भी साइड में रहेंगे, माने वो अर्जुन को सामने नहीं आने देंगे। परिवार पे खतरा है तो सबसे पहले खतरा के लिए खड़ा भीमसेन है। अगर कीचक से युद्ध करना है तो अर्जुन तो सिर्फ डमरू बजाएंगे, मारने का काम तो वही करेंगे। सही बात है। तो वो बहुत ही अनोखा है और बहुत ही, मतलब एक्चुअली आजकल मेरे हिसाब से अंडररेटेड बट ओवररेटेड हो गया है। बहुत लोगों को अंडररेटेड बोला जाता है जो एक्चुअली में अंडररेटेड नहीं होते हैं। तो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा फ्रीली ये अंडररेटेड है, ये अंडररेटेड है, ये अंडररेटेड है करते हैं। लेकिन अगर सही में बात की जाए तो भीमसेन इज एन अंडररेटेड कैरेक्टर। और जैसे कि लोगों को लगता है कि सिर्फ पेटू है, खाते हैं, बुद्धि से नहीं खेलते, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि पानी भी लाना था तो एक क्लॉथ को भी कंटेनर की तरह यूज किया जा सकता है। और सर इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारने के लिए बुद्धि भी तो चाहिए। जैसे आपने बकासुर के वक्त बोला कि सामने वालों को इतना गुस्सा दिला दो कि गुस्सा ही उसका आधा जो स्ट्रेटेजी बनाने का जो तरीका है वो खत्म कर देता है। कई जगह, मतलब उनकी इंटेलिजेंस जगह जगह दिखती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखती है, कैसे वो पेड़ उखाड़ लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। हाँ, द्रौपदी के वक्त भी। और अगर ऐसे देखा जाए तो भीमसेन का की जो प्रतिज्ञा थी वो सबसे बड़ा डर था धृतराष्ट्र के लिए, जिसके कारण वो फाइनली पांडवों का राज वापस देने को तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा डर था कि जब अभी प्रतिज्ञा लिया है। आपको एक और बात बतलाता हूं जो कि शायद अगेन बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जब ये, माने हम लोगों को पता है कि भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा लिया कि वो 100 के 100 कौरवों को मार देंगे, सारे कौरवों को मार देंगे, भीम दुर्योधन का जंघा तोड़ देंगे, दुशासन की छाती का लहू पिएंगे। लेकिन एक और प्रतिज्ञा भीमसेन ने किया था, उसको आप प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं और ऑर्डर भी बोल सकते हैं कि अर्जुन तुम कर्ण का वध करोगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा नहीं किया था। अर्जुन ने खुद से सेल्फ से प्रतिज्ञा नहीं किया था कि मैं कर्ण को मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा भी भीमसेन का है कि अर्जुन कोई आदेश दे रहे हैं कि तुम कर्ण का वध करोगे और अर्जुन सिर्फ उस आदेश को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जैसी आ गया बड़े भैया की मैं मार दूंगा उसको। तो वो भी प्रतिज्ञा भीमसेन का ही है। तो मतलब जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो वो उनके पास है, बहुत क्लियर है वहां पे। इनफैक्ट इस क्लैरिटी ऑफ थॉट में अगर आप बाहर चले तो सबसे बड़ी समस्या है कि युधिष्ठिर का जो कैरेक्टर है उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है जो बराबर दिखती है। मतलब वो धर्म के जानकार हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं है। वो लगातार महाभारत में हर जगह पे जैसे कर्ण की शक्ति को जरूरत से ज्यादा एस्टिमेट कर लेते हैं और बाकी लोगों की शक्ति को तो कम एस्टिमेट करते जाते हैं। वो कई बार बोलते हैं कि मुझे तो कर्ण की शक्ति के चलते नींद भी नहीं आती थी हमेशा। तो वो थोड़ा उनके कैरेक्टर में थोड़ा डाइसी है, वो थोड़ा से कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन इनमें तो कॉन्फिडेंस कूट कूट के बारे, जहां पे अर्जुन भी इंडिसाइसिव हो सकते हैं लेकिन नेवर भीमसेन, उनको इंडिसाइसिव होते हुए कभी कोई नहीं देखता। वो बिल्कुल ही फिक्स डिसीजन के साथ चलते हैं, जिसके में बहुत अच्छा लगता है कि जो मैंने आपको पहले बतलाया उनके और द्रोण का संवाद कि आप चिंता मत करो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, खुश करके जाऊंगा। बिल्कुल तो बहुत बढ़िया सर। तो आज का अगर मैं हमारा डिस्कशन थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं तो मुझे समझ में आएगा कि भीमसेन वो कैरेक्टर है जो ताकतवर है, रिस्क लेने को तैयार है, फिर भी डरते नहीं है, परिवार के प्रति एकदम कटिबद्ध है, बिल्कुल फोकस्ड है, धर्म के ज्ञाता है। ओके, और उनके बारे में एक चीज और हमको पता चली कि वो अच्छे खासे धनुर्धर भी है। ओके, और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त है। ओके, और तीसरी चीज
बता के करूंगा, वार्निंग दूंगा और उसके बाद छाती का लहू पीऊंगा, कोई भी चीज छुपा के नहीं है। और शायद यही चीजें जो उनका यही प्रैक्टिकल नेचर है, ये उनको बहुत टेरिफाइंग बना देता था इन द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ महाभारत। बहुत बड़े एंटरप्रेनर थे, जहां पे जो चीज को इस्तेमाल कर सकते थे उसको इमीडिएटली यूज कर लेते थे। मतलब बहुत बड़े इनोवेटर थे। मैंने इनोवेटिवली, अगर पेड़ को हथियार बना सकते हैं तो पेड़ को हथियार बना लिया, कपड़े को कंटेनर बनाना है वो बना लिया। तो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव थे, एंटरप्रेन्योर आदमी थे, जो उसको अगर आज का होता तो पता नहीं कहां से किस चीज को उठाकर एंटरप्रेन्योरशिप पे चले। तो जो होता है ना, एक आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, तो वाइस तो है लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट भी है। जहां जो मिलता है वहां से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं वो। सर यही तो शायद हमारे जनरेशन को आजकल समझने की जरूरत है कि जिस तरह से आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है वैसा नहीं, थोड़ा सा और प्रोविटी हमको करने की जरूरत है, थोड़ा और क्यूरियस होने की जरूरत है, कैरेक्टर को सही तरह से समझने की जरूरत है। और सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने भीमसेन जैसे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर बहुत अच्छा लाइट थ्रो किया सर। और थोड़ा मैं सेल्स पिच भी देना चाहूंगा कि अगर आपको भीमसेन के बारे में, सही में भीमसेन के बारे में पढ़ना और एंजॉय करना है, तो जो द लॉस्ट एपिक का सेकंड बुक आने वाला है, उसमें भीमसेन पर बहुत ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आने वाला है कि उनकी जो कैरेक्टर है, जिस तरह से वो काम करते हैं, जैसे मैंने उनकी फाइट्स को बतलाने की कोशिश की है, वो शायद आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल सर। और जैसे मैं पर्सनली मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा सर की जो पहली किताब थी द अकर्स्ड गॉड, जो पितामह भीष्म के ऊपर बनाई गई है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको दिव्यास्त्रों के बारे में एक बहुत अलग सा पर्सपेक्टिव दिखेगा, जो शायद आपको बहुत रियलिस्टिक लगे। वो नहीं जो आपको सीरियल्स में दिखाया जाता है या जैसा आपने नॉर्मल सुना होगा। किंवदंतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग है जो पांडव या कौरव आने के पहले बहुत सारे हो चुके थे, वो भी सर ने द अकर्स्ड गॉड में उनको बताया। और वो शायद बहुत बड़ा बेस फॉर्म करते हैं कि डिफरेंट कैरेक्टर, जैसे कि शकुनी है या द्रुपद है, वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, उन सब के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है अगर सर का जो पहला किताब है द अकर्स्ड गॉड, ये आप पढ़े। और मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आपका सेकंड बुक ही उतना ही प्रामाणिक और उतना ही एंटरटेनिंग हो हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में सर के साथ बैठ के, मिश्रा सर के साथ बैठ के भीमसेन के कैरेक्टर का एनालिसिस किया। और सर आपने जो पॉइंट्स हमारे सामने रखे उससे डेफिनेटली एक नया पर्सपेक्टिव हमारी जिंदगी में ऐड होता है सर। तो हमारी जिंदगी में वैल्यू एडिशन में वैल्यू ऐड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा भीमसेन वैल्यू ऐड कर देंगे अगर आप उनके कैरेक्टर को फॉलो करें तो। नहीं डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपने जो लाइट उसके ऊपर थ्रो किया वो बहुत विचार करने लायक है। और इस तरह का एनालिसिस हम भी कर सके, ये हमसे आपसे सीखना जरूर पसंद करेंगे सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आज का डिस्कशन आपने सुन लिया और आपको लग रहा होगा कि शायद भीमसेन की बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होंगी। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई चीज जो आपको आज नहीं पता चली है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई नई चीज पता है जो हमने शायद डिस्कशन में छोड़ दी, वो भी हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई और ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में आपको लगता है कि लोगों ने डिस्कशन नहीं किया या लिटरेचर में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों वैल्यूएशन में हमारी ये कोशिश जरूर रहेगी कि आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया जाए, उसके ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव लाके आपके सामने पेश किया जाए। और दोस्तों ऐसे जब एफर्ट हम करते हैं तो हमारी जिंदगी में वैल्यूएशन होता है, आपकी जिंदगी में वैल्यूएशन होता है, समाज में वैल्यूएशन होता है। और दोस्तों हमारे चैनल का यही एक उद्देश्य रहा है कि जहां से भी हो सके नई इंफॉर्मेशन को लेके, नए पर्सपेक्टिव को लेके लोगों की जिंदगी और बेहतर की जाए, उनका जो माइंडसेट है वो और बेहतर किया जाए। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।